अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज हम पेपर सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। ये पेपर जो है वो एंग्रो मॉडल स्कूल जो है उसके मिड टर्म का पेपर है, जो रिसेंटली अभी हुआ था, क्लास 9th का फिज़िक्स का पेपर। तो वो हम सॉल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं। मैं एक एक करके बताता जाऊंगा, तो आप लोग इसको देखते जाइएगा या चेक करते जाइए। तो अब ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ज़रा देखें। द प्रीफिक्स यूज्ड फॉर मल्टीपल ऑफ 10⁻⁹। 10⁻⁹ जो होता है वो प्रीफिक्स यूज़ होता है नैनो के लिए। तो इसका आंसर जो है ये सी है। अच्छा, इसके अलावा हमने एक चीज़ और ये की है कि हम आंसर की जो है वो यहाँ से वेरीफाई करते जाएंगे, कि यहाँ पे आप देख लें कि आंसर की में भी यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो आंसर की भी हम साथ साथ वेरीफाई करते चलेंगे। अ बॉय इज ऑब्जर्विंग द करंट पासिंग। एक बच्चा जो है वो करंट पास कर रहा है थ्रू कॉपर वायर। अगर एक बच्चा करंट पास करता है थ्रू कॉपर वायर, तो इसका मतलब क्या है कि वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या करंट पढ़ रहा है। लेकिन अगर लिखा होता है कि अ बॉय इज ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट अगर होता ऑफ करंट पासिंग थ्रू, अगर इफेक्ट का वर्ड होता तो इफेक्ट जो होता है फिर वो मैग्नेटिक हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास जस्ट करंट पास किया जा रहा है थ्रू कॉपर वायर और करंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, सी। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आपके पास क्या है, सी है यहाँ पर। अच्छा, इन जीरो, अच्छा अब इसके अंदर आप देखिए, तो इसका मैंने आपको कन्वर्जन बताया था। पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे, तो ये आ जाएगा 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ समथिंग जो भी आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप काउंट करें डिजिट, तो 3 डिजिट्स बन रहे हैं, तो इसका भी आंसर क्या होगा, बी होगा। तो यार आंसर वुड बी बी। तो देखिए यहाँ पर भी आंसर जो है आपको दिया हुआ है वो बी है। एक मिनट, एक सेकेंड। F4, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास थर्ड का आंसर जो है वो बी दिया हुआ है। एक मिनट, अगर इसमें नोटेशन मुश्किल ही है, चले नहीं चलेगी, या हम इसको ओपन कर लेते हैं। एक मिनट रुके, एक सेकंड। अगर हम इसे ओपन कर लें, अ, एक मिनट, ये कहाँ पे डाउनलोड्स में आएगा, ये की है ना। एक मिनट बेटा, हम ज़रा इसको ओपन कर लें। डेस्कटॉप, और यहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर था एनोटेटर, नहीं हो रहा तो चलें फिर इसको ऐसे ही देख लेते हैं, यूं ही हम काउंट वो शो कर देंगे, इसी के ऊपर ही चलाइए। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। तो आपने देखा कि पीछे जो हमने अभी देखा था, आंसर इसका यहाँ पर वो बी आ रहा है। अच्छा जी, अब इसके बाद कह रहे हैं बॉटल इन द गिवन फिगर इज अ वेजिटेबल ऑयल किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ यूनिट। अब किलोग्राम पर मीटर, अगर किसी बॉटल के ऊपर किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखा है, तो किलोग्राम की यूनिट होती है मास की, और मीटर क्यूब होती है ओवर वॉल्यूम। तो आप जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है ये कहलाता है डेंसिटी। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, डेंसिटी होगा, यानी कि 4 का आंसर होगा डी। तो देखिए 4 का डी है। अब 5 देखिए, 5 के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आपने क्या, फाइंड द लीस्ट काउंट, आपने लीस्ट काउंट बताना है। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम डिवीजन, मिनिमम रीडिंग इन मेन स्केल, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल, ठीक है ना, सर्कुलर स्केल। तो बताइए मिनिमम रीडिंग इन मेन स्केल, यहाँ से यहाँ तक 1 मिलीमीटर है, तो ये कितना होगा, हाफ होगा। तो मिनिमम रीडिंग इन मेन स्केल हाफ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये जो इनको काउंट करेंगे 5 से 20 तक आए हुए हैं, तो ये टोटल जो है ये काउंट में 50 होते हैं। तो 5.5 डिवाइडेड बाय
50 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें, ये कैलकुलेटर है, 0.5 डिवाइडेड बाय 50 अगर आप करें तो आपके पास आता है 0.01, यानी कि 0.01 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा। तो 0.01 जो है वो यहाँ पे किस पे आ रहा है, बी पे आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है वो बी है, ये भी ठीक है। अब सी को चेक कीजिए। सी एक और वर्नियर का है। अब आपने इसकी पूरी रीडिंग बतानी है। सेम वर्नियर कैलिपर है, सेम वर्नियर का लीस्ट काउंट जो होगा वो आपके पास क्या है, 0.01। अब रीडिंग देखें, ये 5 है, ये वाला डिजिट 6 हुआ, फिर ये वाला जो डिजिट होगा ये 6.5 होगा, तो मेन स्केल रीडिंग तो आ गई 6.5। अब सर्कुलर देखिए, जब आप सर्कुलर देखेंगे तो सर्कुलर को अगर आप चेक करें तो ये 10 हुआ, फिर ये 11, 12, 13, ये किसके ऊपर, ये तकरीबन यहाँ पे देखें तो ये 13th डिवीजन जो है वो कंसाइड कर रहा है, 13th डिवीजन। तो 13 को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 0.01 से, तो आपके पास आ जाएगा 0.013, या करके देख लेते हैं, 0.013। एक सेकेंड, हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं क्योंकि यूज होता रहेगा कैलकुलेटर। क्या है भाई, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवीजन आ रहे थे आपके पास, तो 0.13 आंसर आएगा इसका। और इसको 0.13 को हम ऐड कर देंगे इसके सर्कुलर स्केल रीडिंग में, 6.63 रिजल्ट आएगा, यानी कि ये आ रहा है आपके पास 6.63, यानी कि जब आपने 0.13 को ऐड किया इसमें तो आपके पास आंसर कितना आया, 6.63। तो बी का 6 का जो है वो बी है, देखिए 6 का बी है। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके बाद आपके पास आ रहा है 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ एन इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। बताइए, अगर कोई इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है और उसकी मुझे डेंसिटी मालूम करनी है, तो उस ऑब्जेक्ट को आप फिजिकल बैलेंस के ऊपर रखेंगे, मेजरिंग सिलेंडर है, मीटर रूल है, और ये है। ये बताइए, फिजिकल बैलेंस है तो हमें क्या चीज पता लगेगा, इसका मास पता लगेगा। लेकिन देखिए, अगर मैं डेंसिटी निकालने के लिए जाऊं तो असल में डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, मास के अलावा जो आपने फाइंड आउट करनी होती है वो वॉल्यूम है। क्योंकि देखिए, मास तो आपको पता लग ही जाता है, यहाँ पे फिजिकल बैलेंस मास के लिए यूज होगा ये, लेकिन फिजिकल बैलेंस की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है इर्रेगुलर शेप्ड। इर्रेगुलर शेप का मतलब क्या है कि इसका वॉल्यूम जो होगा ना वो भी इर्रेगुलर होगा, यानी कि अननोन होगा, वॉल्यूम हम नहीं मालूम कर सकते, हम किसी भी तरीके से दूसरी चीज, यानी कि यहाँ पे फिजिकल बैलेंस भी ऑप्शन हो सकता है, और लेकिन मेजरिंग सिलेंडर बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इट इज यूज टू फाइंड द वॉल्यूम। हम मेजरिंग सिलेंडर जो है इसके थ्रू हम क्या चीज मालूम कर सकते हैं, वॉल्यूम। और वो कैसे मालूम करेंगे कि मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल के अंदर करके भी दिखाया था कि मेजरिंग सिलेंडर के अंदर आपने जब स्टोन का पीस प्लेस किया था तो उसकी सरफेस रेस कर गई थी, और जितना हाइट रेस करता है वही आपके पास क्या कहलाता है, इसका आपके पास इंक्रीज इन वॉल्यूम जो होता है वाटर का, वही आपके पास वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट होता है। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिवाइस होगी वो आपके पास क्या होगी, मेजरिंग सिलेंडर। फिजिकल बैलेंस को हम इतना नहीं कहेंगे, लेकिन मेजरिंग सिलेंडर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉप वॉच इज यूज टू टाइम अ रेस, द डायग्राम शोज द वॉच स्टार्ट। अच्छा भाई, अब स्टार्ट और एंड देखें भाई, वॉच स्टार्ट यहां से हो रही है और एंड यहां पर हो रही है। देखें, अगर मैं इसे आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो देखिए, वॉच स्टार्ट हो, देखिए ये 60 हो गया, इसके बाद ये 1 है, 60 और 1 के दरमियान में आ रहा है। 60 और 1 का मतलब क्या है कि अगर मैं इस रीडिंग को लिखूंगा तो दैट इज 0.5, ये 0.5 सेकंड से शुरू हुई है, और एंड कहां हो रही है, देखिए 45 है, ये वाला मार्क 46 हुआ, ये 47, तो 46 और 47 के इन बिटवीन है, यानी कि 46.5 के ऊपर ये क्या हो रही है, एंड हो रही है। तो जब मैं दोनों को माइनस करूंगा तो व्हाट वी विल गेट, 46 सेकेंड्स। जब मैं देखिए फाइनल में से इनिशियल टाइम को माइनस, आधा सेकंड बाद स्टार्ट हुई है और आधा सेकंड बाद खत्म हो रही है, तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 46।
क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अगर ये 60 से स्टार्ट होती तो जहां पे सुई होती वही रिजल्ट आ जाता, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमारा चेंज है तो एंडिंग पॉइंट भी क्या होगा, उसी के रिलेटिवली चेंज होगा आपके पास। तो अब आप देखिए इसके अंदर आपको क्या दिया गया है आंसर में, 46 सेकेंड्स आएगा आपके पास आंसर। तो ये बी आ रहा है 8 का, देख लें भाई 8 का बी है। उसके बाद आप आगे चलिए तो द मेजरिंग सिलेंडर कंटेन सम वाटर व्हेन स्टोन इज पुट इनटू, ये देखिए ये भी उसी से रिलेटेड आ रहा है, इनटू द वाटर द लेवल रेज। अब ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट स्टोन। तो बताइए शुरू में आप कहां पर थे, अगर मैं इसको मार्क करूं तो शुरू में हम थे, देखिए ये 50 हुआ, ये 60 हुआ, ये 70 और ये 80, 70 और 80 के इन बिटवीन है, तो ये होगा 75, और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। जब आपने स्टोन प्लेस कर दिया तो ये इंक्रीज होके कहां पहुंच गया भाई, देखें भाई ये 50 हुआ, ये 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125, ये जो आ रहा है ये कितना आ रहा है, 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताइए रेज इंक्रीज कितना हुआ, तो 125, 75 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आप देखेंगे रेज जो है वो कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर क्यूब का रेज आएगा। तो आपके पास यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या होगा, 50 सेंटीमीटर क्यूब। जितना वाटर रेज करेगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ एन अननोन ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। तो देखिए 9 का आंसर है ए। अब हम देखेंगे 10, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिट्स, इसमें से कौन सा पेयर ऑफ यूनिट जो है आर बोथ एसआई बेस्ड यूनिट, दोनों एसआई हो। तो अब आप बताइए एम्पेयर तो नहीं हो सकता, कैंडला एंड सेकंड, कैंडला आपके पास लिमिनासिटी का है और सेकंड जो है वो टाइम का है। देखिए ये दोनों जो है वो एसआई बेस यूनिट्स कहलाएंगी है, जबकि आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें क्यूबिक मीटर ये डिराइव्ड यूनिट आ गई, न्यूटन आपके पास जूल्स ये दोनों डिराइव्ड है, ठीक है, वॉट जो है ये भी आपके पास डिराइव्ड है। तो आपके पास आंसर जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। तो 10 का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है ना, तो ये भी सही है। अब 11 देखें, इफ द इनिशियल एंड द फाइनल वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी आर गिवन, विच वन इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द, तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दे दी जाए, फाइनल दे दी जाए, एक्सेलरेशन दे दिया जाए, तो बताइए आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो बताइए ऐसी सूरत में अगर डिस्टेंस s कैलकुलेट करना हो आपको, ये वाला s, तो ये इक्वेशन कौन सी बन रही है, थर्ड इक्वेशन। तो ये आपके पास आंसर इसका क्या होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 11 का ऑप्शन क्या आ रहा है, डी आ रहा है 11। अब हम 12 और 13 देखेंगे। 12 में कह रहा है कि द एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड ऑफ डॉल्फिन इज 150 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी स्पीड इन एसआई यूनिट। देखिए एसआई यूनिट सिस्टम जो है उसके अंदर स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। इसका मतलब क्या है कि यू विल हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। तो अब ये तो बहुत आसान हो गया है। अब बताइए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर के लिए 1000 कर देंगे, और आर को सेकंड में लाने के लिए 36 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 150, 1500 डिवाइडेड बाय 36, 1500 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 36, 41.66 आंसर आ रहा है। तो 41.66 आंसर होने का मतलब क्या हुआ कि 41.66 को मैं 42, क्लोजेस्ट आंसर 42 लिख सकता हूं। तो 12 का आंसर होगा बी, 12 का आंसर जो है वो है बी। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें ताकि 13 से ऑनवर्ड्स देख सकें। अब जरा देखें भाई, अब जरा देखें 13, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 20 किलोग्राम, मूविंग विद एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड। तो देखिए ये आपके पास उस ऑब्जेक्ट का मास आ गया, ये उसका एक्सेलरेशन आ गया। यू आर नीडेड टू कैलकुलेट फोर्स, एफ इज इक्वल टू एम ए होगा,
फोर्स 20 है और ये क्या है 3 है, तो ये आ जाएगा 60 न्यूटन। तो योर आंसर इज 60 न्यूटन। तो 13 का आपके पास आंसर आ जाएगा 60 न्यूटन, डी आंसर आ जाएगा 13 का। ठीक है। 14 देखिए, द ऑपोजिंग फोर्स एक्स बिटवीन, देखिए दो सरफेसेस के दरमियान कांटेक्ट, और ये मैंने आपको बताया था इन कांटेक्ट होनी चाहिए, ऑपोजिंग फोर्सेस दो सरफेसेस, ये हमेशा क्या कहलाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगी। सेंट्रीपिटल सेंटर और बाकी तो नहीं होगी, ये फ्रिक्शन फोर्स। तो 14 का आपके पास आंसर होगा बी। तो 14 का बी है। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड, इनमें से क्या चीज है जो न्यूटन में नहीं मेजर की जाती। अब देखो, फ्रिक्शन एक फोर्स है तो न्यूटन में मेजर होगी, पुल भी क्या है एक फोर्स है तो किससे मेजर होगी, न्यूटन में, पुश भी क्या है एक फोर्स है तो न्यूटन में। जबकि प्रेशर जो होता है इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बताइए इसकी यूनिट तो आई नहीं, तो इसका मतलब क्या है, विच वन इज नॉट। तो यहां पे आंसर क्या होगा आपके पास, प्रेशर होगा, विच इज नॉट गोइंग टू बी मेजर्ड इन न्यूटन्स। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द, क्लिफ से एक बॉल को ड्रॉप किया, इट टेक 2 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड, 2 सेकंड लगे, हेंस द हाइट ऑफ द क्लिफ बताइए कितनी होगी। तो बताइए ये बॉल थी, यहां से ड्रॉप की गई, जब ये जमीन से टकराई है तो यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितने सेकंड्स लगे आपके पास, 2 सेकंड्स लगे। जब बॉल फेंकी जा रही थी तो ड्रॉप की गई है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है, क्योंकि ड्रॉप हो रही है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो आपने क्या करना है, यू विल हैव टू फाइंड द हाइट। तो हाइट के लिए क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। अब ये देखिए वी आई क्या है 0 मल्टीप्लाई बाय टी, टाइम कितना दिया गया 2, प्लस हाफ ए कितना दिया गया है 10, और टाइम कितना दिया गया है 2, और इसका स्क्वायर, ये चीज एलिमिनेट हो जाएगी। 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 जा 4, 10 2 जा 20 मीटर्स आंसर आ जाएगा। आपके पास आंसर कितना आ रहा होगा, 20 मीटर। तो बताइए भाई 20 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी बॉल स्ट्राइक करने में, तो यहां पे आंसर क्या है 20 मीटर, बी। तो 16 का देखिए क्या आ रहा है, बी। अब 17 देखिए, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, एक F1 है एक F2 है, इक्वल है बट ऑपोजिट, पासिंग थ्रू द सेंटर, एक लाइन ऑफ एक्शन से पास हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, इस केस के अंदर वो कौन सी क्वांटिटी है विच कैन नॉट बी जीरो इन द अबव डायग्राम, इसमें से कौन सी चीज है जो कभी जीरो नहीं हो सकती। आप जरा देखिए वन एक एक करके देखते हैं, मैथ्स को छोड़ दीजिए। सबसे पहले वेलोसिटी देखें, अगर दोनों फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में रह जाएगा, रेस्ट में। और अगर रेस्ट में हो गया तो इन दोनों की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी जीरो हो सकती है, तो वेलोसिटी का आंसर कैन नॉट बी जीरो, तो वेलोसिटी नहीं हो सकता। जब वेलोसिटी जीरो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो सकता है, उसका जीरो हो सकता है। तो एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि वी कैन नॉट राइट एक्सेलरेशन। इफ वेलोसिटी इज जीरो देन द मोमेंटम कैन ऑल्सो बी जीरो, मोमेंटम भी जीरो हो सकता है, लिहाजा मैं मोमेंटम को भी नहीं लिख सकता। तो जो आंसर होगा दैट इज द मास। कोई भी कंडीशन हो, चाहे जितनी ज्यादा फोर्स हो जितनी कम फोर्स हो, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन, जितना द मास रिमेन्स, जिसका जो मास है वो हमेशा क्या रहेगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी दैट रिमेन्स। तो आंसर इसका क्या होगा, विच कैन नॉट बी जीरो, दैट इज इट्स मास। तो 17 का होगा ए, तो ए आंसर हो गया 17 का। इफ वेक्टर ए, अगर एक वेक्टर ए है हैज रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ax4 अब ये बताइए कि अगर एक वेक्टर का x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट दोनों, ax भी 4 सेंटीमीटर है, ay भी 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 4 है, तो बताइए दोनों कॉम्पोनेंट्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड, तो बताइए जो इसका रिजल्टेंट आएगा, इसका एंगल जो बनना चाहिए आपको पता है वो कितना होना चाहिए, 45 डिग्री है। मैंने आपको बताया था कि एट 45 डिग्री बोथ कंपोनेंट शुड बी द सेम। द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड एक्स, ए वेक्टर ए यानी कि ये वाले वेक्टर और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा, अभी मैंने आपको करके बताया, वो एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो योर आंसर इज 45 डिग्री। तो 18 का आपके पास आंसर क्या आ रहा है, बी, और 18 में हमने बी मार्क किया। अब 19 देखिए, इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1 किलोग्राम एंड द वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक ऑब्जेक्ट का मास इतना है, इसकी वैल्यू ऑफ जी इतनी है, देन द वेट ऑफ दैट बॉडी,
तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वही F इज इक्वल टू एम ए या W इज इक्वल टू एम जी। मैस कितना है, 1 है, और ये कितना है, 10 है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो 10 न्यूटन आने का मतलब क्या है कि योर आंसर वुड बी सी। तो 19 का आपके पास क्या आ रहा होगा, सी आ रहा होगा। अब 20 देखिए, द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू, ए से ई तक आप जा रहे हैं, आपने एवरेज वेलोसिटी बतानी, 1 2 3 एंड 4। तो बताइए एवरेज वेलोसिटी के लिए, 4 वेलोसिटीज आर गिवन एंड यू आर नीडेड टू फाइंड द एवरेज वन। तो आप क्या करेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 सबको ऐड कर दें और इसको डिवाइड कर दें किस चीज से, 4 से। तो बताइए 6 और 4 10, 10 और 11 21, 22 23 24। तो वेलोसिटीज का सम अप 24 आएगा, डिवाइड बाय 4। तो 4 6 है 24, तो 6 मीटर पर सेकंड जो होगी वो आपके पास क्या आ रही होगी, एवरेज वेलोसिटी आ रही होगी। तो योर एवरेज वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकंड। तो सी होगा आपके पास 20 का। तो देखिए भाई 20 का सी है। अब हम देखेंगे 21। इफ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, एक बॉडी है जिसका मास 2 किलोग्राम है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, के ऊपर उस पर फोर्स लग रही है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो बताइए फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। तो एक्सेलरेशन बताना है तो A इज इक्वल टू एफ बाई एम। फोर्स कितनी लग रही है, 20 न्यूटन, और मास कितना है, 2 है। तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज बी। तो 21 का आंसर क्या होगा, बी। ठीक है भाई, 21 का बी। अब हम देखेंगे 22। अब आप देखें, टू फोर्सेस, दो फोर्सेस हैं एक्टिंग एट राइट एंगल, दोनों एक दूसरे से राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर एक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ओ। एक पॉइंट ओ, यहां पे एक बॉक्स है, एक इस बॉक्स को एक फोर्स जो है वो आगे की तरफ लेके जा रही है 12 न्यूटन से, और एक फोर्स ऊपर लेके जा रही है 9 न्यूटन से। ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। नाउ इफ वी वांट टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस, तो पहला वेक्टर तो ये हो गया। नाउ वी विल ड्रॉ दिस सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। तो जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ये यहां से ए ऐसे ड्रॉ होगा, ये फर्स्ट वेक्टर आ गया और ये सेकंड वेक्टर आ गया। ना इन ऑर्डर टू फाइंड द रिजल्टेंट, अगर मुझे लेना हो तो रिजल्टेंट क्या होगा, टू ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। नाउ इफ वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, तो दैट मस्ट बी ओ क्यू। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओ क्यू। या फिर अगर इसको मैं एक पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल कहता हूं, तो ये एक रेक्टेंगल का क्या चीज कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा, रेक्टेंगल का डायगोनल। तो याद रखें कि जो रिजल्टेंट होता है आर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द डायगोनल ऑफ दैट। तो यहां पे आपके पास जो आंसर आ रहा है वो रिजल्टेंट आर आ रहा है। तो बताइए इन द डायरेक्शन ऑफ ओ क्यू, तो देखिए ओ क्यू ये है, ओ क्यू ये है। तो ये दो आंसर्स हो सकते हैं, पी आर तो नहीं हो सकता, ओ क्यू की डायरेक्शन। अब 15 आएगा या 21, तो इसके लिए क्या है, देखिए ये 9 है न्यूटन। अब ये बताइए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। इफ यू वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। 12 का स्क्वायर कीजिए और 9 का स्क्वायर कर दें। तो 12 का स्क्वायर 144 और 9 का स्क्वायर 81। तो इसका आंसर आ जाएगा 225। और जब हम इसका वो लेंगे रूट, तो आपके पास आंसर आर की वैल्यू आ जाएगी 15 न्यूटन आ जाएगा। तो आपके पास आंसर जो आ रहा होगा वो ए आ जाएगा आंसर, यानी कि 15 न्यूटन अलोंग ओ क्यू। तो 22 का ए है। अब 23 देखिए वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पे आपसे कह रहे हैं कि जरा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताएं फ्रॉम पी टू एस। अगर मैं पी से एस तक डिस्प्लेसमेंट का, तो देखिए पहला वेक्टर ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा पी टू एस जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस वेक्टर को क्या, ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट विद द हेड ऑफ द लास्ट, तो यही बनेगा। तो ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर के बराबर होना चाहिए। तो बताइए यहां पे इसका मैग्नीट्यूड जो आपको दिया हुआ है वो 3 है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 3 मीटर। तो पी टू एस जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट मस्ट बी 3 मीटर। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 23 का, 23 का ए। अब 24 देख लीजिए भाई। अब 24 में आपको क्या कहा है,
एक मिनट बेटा, इसको जरा नीचे ले आए ताकि, हाँ भाई 24 में कह रहे हैं कि एक ट्रक जो है वो कवर कर रहा है 360 इन 5 सेकेंड्स। तो इसकी स्पीड है, तो इससे आसान क्या सवाल होगा। वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कवर डिस्टेंस कितना है, 360 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है इन 5 सेकेंड्स। तो 5 7 और 5 2 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 72 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास आंसर 72 मीटर पर सेकेंड होगा, यानी कि बी होगा 24 का। तो देखिए 24 का आंसर जो है वो बी है। अब 25 देखें। फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन टू वेज, इट एक्ट्स इक्वल एंड ऑपोजिट वेज। यानी कि फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है इक्वली एंड ऑपोजिटली। तो ये आपके पास कौन सा लॉ बन रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, जिसमें क्या कहते हैं, एक्शन और रिएक्शन बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये आपके पास न्यूटन लॉ बन रहा है, कौन सा लॉ, थर्ड लॉ आपके पास आ। तो 25 का आंसर क्या होगा आपके पास, बी होगा। अब 26 देखिए। व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 2 किलोग्राम, कितने ऊपर से 25 मीटर हाई बिल्डिंग से ड्रॉप किया गया। तो बताइए वो कब रीच करेगा टू द ग्राउंड। आपको क्या चीज बताना है, आपने टाइम टी बताना है। तो बताइए फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपने टी बताना है। जब ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ा गया तो इसकी इनिशियल क्या थी, 0। यहां से यहां पे जब गिरा है तो डिस्टेंस कितना है, 125 मीटर्स। आपने टी फाइंड आउट करना है, जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए इन वैल्यूज को पुट करें तो इनिशियल 0 हुई, टाइम मालूम करना है प्लस हाफ, ए कितना एक्सेलरेशन 10 और टी स्क्वायर मालूम करना है। जबकि एस जो है डिस्टेंस का वर्ड वो क्या है, 125 मीटर हाइट के ऊपर से उसको ड्रॉप किया गया। अब आप देखिए कि यहां पे ये चीज एलिमिनेट हो जाएगी और 2 1 2 2 5 10 आ जाएगा। 25 जब इससे डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 और 5 2 10 और 5 5 25। तो टी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 25। जब आप टी लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। टाइम है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड्स। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 सेकेंड्स। तो 26 का ए है, 26 का ए, 26 का आपका आंसर जो है वो यहाँ पर ए दिया जा रहा है। अब 27 देखें। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद, एक ऑब्जेक्ट जो है वो कि यूनिफॉर्म स्पीड से इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। इफ द रेडियस ऑफ द पाथ इज डबल्ड, अगर रेडियस डबल कर दिया। अब देखो भाई, एक ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करेगा तो ऐसे ही मूव करेगा। इसका फॉर्मूला किस तरीके से निकालिएगा कि इस पे अप्लाई होने वाली फोर्स जो होती है वो बराबर होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज द फोर्स, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट जो है वो, ये इसका रेडियस हो गया, ये इसका मास एम हो गया, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी जो है, जो यहां से वेलोसिटी मूव कर रहा है वो वी है। अब आपसे ये कह रहे हैं कि इफ पाथ इज डबल्ड, अगर रेडियस ऑफ इट्स पाथ, यानी कि आर जितना भी दिया है, अब मैं पहले के मुकाबले में आर को क्या कर दूं, डबल कर दूं। आर जो पहले आर आ रहा था, अब वो आर ना रहे बल्कि वो क्या बन जाए, 2R, ट्वाइस ऑफ आर हो जाए, आर 2 टाइम्स हो जाए। तो बताइए जब वो 2 टाइम होगा देन सेंटीमीटर, उस वक्त एफ सेंटीमीटर फोर्स का मतलब क्या है कि उस वक्त एफ के मुतालिक आप क्या कहेंगे कि एफ कितना होगा। तो देखिए नई फोर्स जो होगी, न्यू फोर्स इज इक्वल्स टू, देखिए फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर। आर जो है वो पहले के मुकाबले में डबल हो गया है, तो आर की जगह मैं क्या लिख लूंगा, 2R। इस आर की जगह, इस आर की रिप्लेसमेंट में आपके पास क्या आ जाएगा, 2R आ जाएगा। जब आपने ये कर दिया तो बताइए ये जो 2 है इसको 1/2 की शक्ल में बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यानी कि अगर मैं इस फैक्टर को देखता हूं तो ये वही फैक्टर है जो शुरू में यहां पे लिखा था। तो बताइए इसकी जगह ये वाला एफ लिखा जा सकता है। तो जो न्यू फोर्स आएगी, ये न्यू फोर्स है, जो न्यू फोर्स है वो अपनी प्रीवियस फोर्स, देखिए ये एफ के बराबर है ना, प्रीवियस फोर्स का क्या है, हाफ है। क्या हो जाएगी ये, हाफ हो जाएगी। अब हाफ मुझे ये भी समझ में आ रहा है, हाफ क्या होगी, ये रिड्यूस होगी। हाफ, हाफ रिड्यूस होने का मतलब क्या हो गया कि अगर यह हाफ रिड्यूस हो रही है या हाफ कम हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स को, जब बताइए
जब आपके पास रेडियस बढ़ेगा तो जाहिर बात है अमाउंट ऑफ फोर्स रिड्यूस होगी, तभी रेडियस इंक्रीज करें। तो बिकम रिड्यूस टू हाफ, ये आपके पास आंसर होगा। तो 27 का आंसर जो है वो आपके पास ए होगा, ए है। अब 28 देखिए, टू स्फेयर्स ए एंड बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट, इफ बी हैज द मास ऑफ, बी का जो मास है वो ए के मुकाबले में 3 टाइम्स है, यानी कि ये ए है और ये स्फेयर क्या है, बी है। दोनों को एक ही हाइट से गिराया गया। बताओ, जब ये दोनों गिर के जमीन तक पहुंचेंगे तो बताइए दोनों एक साथ डिस्टेंस कवर करेंगे, तो दोनों के कवर्ड डिस्टेंसेस एस जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। जब दोनों के एक्सेलरेशन ए भी क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों की वेलोसिटीज भी क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि जब सबका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सबको एक ही स्पीड से खींच रहा है, दोनों के स्ट्राइकिंग टाइम्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। अब देखिए पूछता क्या है ये, 3 times greater than the sphere A, then which of the following statement correctly describe the situation, इस सिचुएशन को। अब जरा आप देखें भाई, अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी भी क्या है, v है, ये हमें पता है। अब जरा देखें, स्फेयर B फॉल्स फास्टर, क्या स्फेयर B जो है, ये वाला स्फेयर, क्या ये तेजी से गिरेगा, ज्यादा तेजी से नीचे आएगा? तो आपको ये पता है कि बोथ विल रीचेस द ग्राउंड एट द सेम टाइम, तो बोथ मस्ट हैव द सेम स्पीड्स। तो ये पहला वाला तो गलत हो गया, ये तो सही नहीं हो सकता। ए हैज मोर मोमेंटम। अब ये बताइए कि अगर हम ए की बात करते हैं, अगर मैं किसकी बात करूं, ए की बात, एक मिनट कहां चला गया, हाँ, अगर हम ए को देखते हैं तो ए का जो मोमेंटम है वो बी के मुकाबले में ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका मास कम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है। इसका मास कम, इसका मास ज्यादा, इसका मोमेंटम ज्यादा होगा और इसका मोमेंटम क्या होगा, इसके रिलेटिवली कम होगा। तो बताइए, स्फेयर ए हैज मोर मोमेंटम, तो ये भी गलत हो गई, ए का मोमेंटम हो, क्योंकि ए का मास कम है। स्फेयर बी हैज मोर, यस, जब बी मूव कर रहा होगा तो इसका मोर मास क्या शो कर रहा है, विद सेम वेलोसिटी, मोर मोमेंटम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो ऑप्शन आपको सी का दिया जा रहा है ये आपके पास सही है। बोथ स्फेयर हैव द सेम मोमेंटम तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि एक बड़ा है एक छोटा है, तो इनका मोमेंटम भी सेम नहीं हो सकता। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि 28 का आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। तो 28 का इन्होंने आंसर दिया है सी। अच्छा जी, मैं इसको जरा सेव एज कर लूं। अच्छा जी, इसको मैं जरा क्लोज कर दूं, मैं जरा इसे। इसको मैं क्लोज कर रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। 28 तक हमने देख लिया था, हम यहां से आगे जाएंगे, 29th देखेंगे अब, ठीक है। इसको भी मुझे ज़रा एक मिनट, ताकि स्पेस हमारे पास आ जाए। 29 अब हम चेक करेंगे, ए 29। अच्छा भाई, अब ज़रा देखिए, इन द गिवन बिलो पिक्चर 29 अब हम देख रहे हैं। इस पिक्चर के अंदर आपसे क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी आपको शो किया हुआ। अब यहां से बताइए कि अगर मैं इसको डिस्कस करता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे पहुंच के क्या हो गई, वी एफ। ये जो लाइन बन रही है ये ऐसे बन रही है लाइन, ठीक है ना, यहां से यहां तक लाइन है। तो बताइए कि यहां पे आपसे कह रहे हैं जो लाइन सेगमेंट ए भी बनाई है हमने,
जो लाइन ड्रॉ की है ए बी, इस लाइन का अगर हम क्या चीज ले लें, अगर मैं इस लाइन का क्या चीज फाइंड आउट कर लूं, स्लोप ले लूं। स्लोप क्या होता है, राइज ओवर ओवर रन, यानी कि राइज अपॉन रन जो होता है वो आपके पास स्लोप होता है। और ये आपको क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आपको इट विल गिव यू एक्सेलरेशन। तो बताइए स्लोप ऑफ द लाइन राइज ओवर रन या टेंजेंट भी कहलाता है ये, इसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट ऑफ ग्राफ। ये आपको क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा इट्स एक्सेलरेशन। तो आपको क्या दे रहा होगा, एक्सेलरेशन। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी जो है वो एरिया अंडर द कर्व, यानी कि ये पूरा हिस्सा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी देता, लेकिन ये पूछा ही नहीं गया है। तो आपसे पूछा क्या गया था कि स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो स्लोप एरिया एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका आंसर होगा ए। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 29 था, तो 29 का जो है वो ए आंसर हो गया। ठीक है बेटे, अब 30 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो बताइए, टेंशन फोर्स होती है, वेक्टर हुई। मोमेंटम, मोमेंटम जो होता है वो मैस इनटू वेलोसिटी होता है। मैस स्केलर होती है लेकिन वेलोसिटी तो वेक्टर होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या हो गया, वेक्टर हो गया। ये टेंशन फोर्स है, ये भी वेक्टर। टॉर्क आर क्रॉस एफ, ये भी वेक्टर होती है। तो पावर जो है ये आपके पास क्या कहलाती है, वर्क डन अपॉन टाइम। ये आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आपके पास आंसर जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। तो 30 का आंसर जो है वो ए है। 31 देखें, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम। वो डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जो कि यूनिट टाइम में हो, वो आपके पास क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। तो 31 का स्पीड बहुत आसान था, ए होगा 31 का। 32 देखिए, एक्सेलरेशन आपको दे रहे हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.1, और मास कितना है 10 किलोग्राम। तो द वैल्यू ऑफ एक्टिंग फोर्स, तो अगर मुझे एफ निकालना हो फोर्स, तो वो फॉर्मूला होगा एम ए, मास कितना दिया गया 0.1 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करना है। मास इतना है और एक्सेलरेशन ये है। तो एक्सेलरेशन आपके पास, मास कितना है 10 किलोग्राम है, सॉरी, मास जो है वो 10 किलोग्राम है और एक्सेलरेशन जो है 0.1 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 न्यूटन फोर्स आ जाएगी आपके पास। तो फोर्स 1 न्यूटन आ जाने का मतलब क्या है कि आंसर वुड बी 1 न्यूटन। तो ए होगा 32 का, 32 का, 32 का ए। 33 देखिए भाई, 33 के अंदर यहां पर हम इसको यहां रख लें ताकि हम, अब ये कह रहे हैं W1 एंड W2 आपको दिया हुआ है। इन द गिवन पुली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मस्ट बी ट्रू फॉर द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा, इसके लिए जो क्वेश्चन है ना, उसका पार्ट यहां पे आया हुआ है, ये वाला जो है ना, ये आपको दिखाता हूं। ये इस क्वेश्चन का पार्ट था जो कि ऊपर रह गया था आपने अभी। तो अब आप ये देखिए कि इसमें से हमने इसको मार्क करना है कि कौन सा होगा। तो आप यहां पे देखिए कि W1 इज ग्रेटर देन, W1 इज मोर देन W2। तो W1 अगर W2 से ज्यादा है तो W1 स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड्स, W2 ऊपर जा रहा होगा। अभी बताइए, जब ये नीचे आ रहा होगा तो फोर्स नीचे लग रही है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, डाउनवर्ड्स होगी। और इसमें फोर्स ऊपर लग रही है तो इसमें भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड्स होगी। तो बताइए एक्सेलरेशन ऑफ M1 क्या होगा, जो मास M1 है इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है और M2 का क्या है, अपवर्ड्स है। तो देखिए M1 का डाउनवर्ड्स ये तो हमें पता लग गया, तो इसमें और इसमें से कोई एक हो सकता है। एक डाउनवर्ड्स है और दूसरा क्या होना चाहिए, अपवर्ड्स होना चाहिए। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सी आ जाएगा, 33 का, 33 का सी है। अब 34 देखिए, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग। मोमेंटम जो है किसी बॉडी का चेंज हो रहा है फ्रॉम 20 to 30, 20 न्यूटन सेकेंड से 30 इन 5 सेकेंड्स। यानी कि मोमेंटम देखिए, ये मोमेंटम P1 PI है इनिशियल, ये मोमेंटम फाइनल है PF। कितने टाइम में, टाइम T के अंदर ही हो रहा है। बताइए एवरेज फोर्स जो होती है वो क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम भी तो होती है ना फोर्स। तो मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, यानी कि PF माइनस PI डिवाइडेड बाय T।
पी एफ फाइनल मोमेंटम कितना है 30, इनिशियल क्या है 20 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 10/5 और 10/5 किसके 2 न्यूटन के बराबर। तो फोर्स जो आ रही होगी वो आपके पास कितने न्यूटन के बराबर आ रही होगी 2 न्यूटन। तो योर आंसर वुड बी 2। 34 का आंसर है ए। देखिए 34 का आंसर है ए। अब देखिए 35, एस्ट्रोनॉट इज सिटिंग इन अ स्पेसशिप ऑन अर्थ। एक एस्ट्रोनॉट है जो अर्थ के ऊपर एक स्पेसशिप के अंदर क्या है बैठा हुआ है, रेडी टू डिपार्ट टू द मून, चांद के ऊपर जाने के लिए। ठीक है, व्हेन द एस्ट्रोनॉट रीचेस, जब वो चांद पे पहुंच जाता है, हिज वेट एंड मास विल बी, तो आप इसके वेट और मास के मुताबिक क्या कहेंगे। मतलब ये चांद पे पहुंच जाने के बाद भी मास क्या होगा, दैट रिमेन्स द सेम, दैट रिमेन्स द सेम। तो इसका मतलब क्या है कि ए और सी पॉसिबल हो सकते हैं क्योंकि मास अनचेंज होता है। लेकिन जब आप मून पे पहुंच जाएंगे तो आपको पता है कि मून की ग्रेविटी जो है वो इसके मुकाबले में क्या है, अर्थ के मुकाबले में लेस है। जब मून की ग्रेविटी लेस है तो इसका वेट भी क्या होगा मून पे आपका लेस होगा। तभी देखिए मून के ऊपर जब चलते हुए दिखाते हैं तो आप ऐसे फ्लोट कर रहे होते हैं, उछल रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका वेट जो होगा वो गिर जाएगा, वजन गिर जाएगा। तो वेट जो होगा वो आपका डिक्रीज हो जाएगा और मास रिमेन्स द सेम। तो योर आंसर वुड बी सी हियर। तो आपका आंसर जो होगा वो यहाँ पर सी आएगा। तो ये 35 है और 35 का आंसर आ रहा है सी। अब 36 देखिए, a car is moving downhill along a road at constant speed. Which graph is the speed time graph? अब ये बताइए कि एक गाड़ी जो है वो डाउन द हिल जा रही है एट कांस्टेंट, देखिए दैट इज इंपॉर्टेंट, कि जब वो उस पहाड़ी से नीचे उतर रही है गाड़ी, तो गाड़ी की जो खास बात बताइए वो ये बताइए कि इसकी वेलोसिटी या स्पीड जो है वो क्या रही है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, अनचेंज्ड। अनचेंज का मतलब क्या है, जितनी है उतनी ही रहे। तो इसका मतलब क्या, कांस्टेंट स्पीड ऐसे ही होगी ना, दैट इज नॉट चेंजिंग, जो कि तब्दील नहीं हो रही है। तो जब तब्दील नहीं हो रही तो आपके पास आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। देखिए यहां पे कहेंगे तो इसका मतलब तो है रेस्ट में, यहां पे देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, स्पीड इज इंक्रीजिंग, यानी कि एक्सेलरेशन वुड बी देयर, यहां पे एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें भी एक्सेलरेशन होगा बट इट इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, और स्पीड जो होगी वो यहाँ पे क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पीड रिमेन्स द सेम, यानी कि स्टेट मोशन होगी और ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, और यहाँ पर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। यहाँ पर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। तो योर आंसर वुड बी सी। आप जो आंसर मार्क करेंगे वो क्या होगा, सी होगा 36 पे। तो 36 का सी हो गया। अब 37 देखिए, इन अ रेस a car travels 60 times round 36 किलोमीटर ट्रैक, एक 36 किलोमीटर के ट्रैक पे 60 टाइम्स घूम रही है। इट टेक्स 2.4 आवर्स, कितना 2.4 आवर्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, तो गाड़ी की एवरेज स्पीड 60 टाइम्स राउंड। अब बताइए एक ट्रैक है ये ट्रैक है राउंड, इसने कितने, ये जो ट्रैक का जो एक राउंड है यहां से यहां पे अगर आप पहुंचे तो आपका जो डिस्टेंस बनता है वो बनता है 3.6 किलोमीटर। इसने इसके कितने चक्कर लगाए, टोटल जो इसने चक्कर लगाए हैं वो 60 है। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल डिस्टेंस आएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर मैं इसको निकालता हूं तो 3.6 3.6 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 216 आंसर आ जाएगा। जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी किलोमीटर में वो 216 किलोमीटर आ जाएगी। अब बताइए इट टेक्स 2.4 आवर्स, कितना लग रहा है 2.4। तो हम क्या करेंगे, 216 डिवाइडेड बाय 2.4 कर लेंगे स्पीड निकालने के लिए, 2.4 आवर्स है ना। तो आपको तो वेलोसिटी या स्पीड चाहिए किलोमीटर पर आवर, देखो ये किलोमीटर में आ गया और ये आर में आ गया। तो बताइए डिवाइडेड बाय मैं क्या कर लूंगा 2.4 डिवाइडेड बाय, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90। बी आंसर होगा 90 किलोमीटर पर आवर, 37 का बी। देखिए भाई 37 का बी आ रहा है।
38 चेक कीजिए, विच क्वांटिटी इज मेजर्ड इन न्यूटन, इसमें से कौन सी क्वांटिटी है जिसे न्यूटन में मेजर किया जाता है। एनर्जी मेजर नहीं होती, एनर्जी को हम जूल्स में मेजर करते हैं। प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टेंशन न्यूटन में फोर्स होती है चूंकि, और डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, न्यूटन, यानी कि टी टेंशन डी। तो 38 का आंसर होगा डी। अब और नीचे आ जाइए, 38 के बाद आप 39 देखेंगे। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इतने न्यूटन, इतने किलोग्राम। एक गाड़ी है जिसका मास कितना दिया गया है, 1500 किलोग्राम। इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स वेट, कि इसका वेट कितना है। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। मैस कितना है 1500 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी कितना होता है 10, तो ये हो जाएगा 15000। अब यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में दिया पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पे लाओगे 1, यहाँ पे लाओगे 2, यहाँ पे लाओगे 3, यहाँ पे लाओगे 4, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन जो है इज योर आंसर। जो वेट होगा वो इतने न्यूटन होगा। तो बताइए 10⁻⁴ 1.5, तो ये सी जो होगा वो आपके पास आंसर कहलाएगा। तो 39 का जो है वो सी होगा। अब 40 देखें, इफ एंगल ऑफ द रिजल्टेंट इज 45, एक रिजल्टेंट है जिसका एंगल जो है 45 डिग्री, देन द रेक्टेंगल। अगर किसी रिजल्टेंट का, अब बताइए पिछले क्वेश्चन का उल्टा हो गया। अगर एक रिजल्टेंट एक वेक्टर है और इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है, इसका जो एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा, वो कितना डिग्री बन रहा है 45। तो इसका मतलब क्या है कि इसके एक्स कॉम्पोनेंट और इसका y कंपोनेंट दैट मस्ट बी, अगर ये वेक्टर f है, ये fx है और ये fy होगा, और fx और fy आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो सेम होने का मतलब क्या है कि बोथ कंपोनेंट्स आर इक्वल। आपके पास आंसर क्या आएगा, डी, अगर 45 डिग्री। अच्छा, अगर 45 डिग्री से लेस है तो इसका मतलब क्या है कि fx इज ग्रेटर देन fy, और अगर 45 से ज्यादा है तो fy इज ग्रेटर देन fx होगा। तो ये कंडीशंस जो है, इसको भी आपने अपने जहन में रखना है। इसके रिलेटिव भी आपसे, रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 40 का डी हुआ, तो देखिए 40 का डी हो गया। अब 41 देखिए, 41 क्वेश्चन अच्छा है। 41 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि एक टेनिस प्लेयर है, बॉल को हिट करता है। भाई इसने बॉल को हिट की, ये वॉल थी, दीवार, हार्ड एंड 0.4 सेकेंड्स, और उसको 0.4 सेकेंड्स लगते। लेटर टू हियर एन इको, बॉल यहां से जाती है, जब इसने स्ट्राइक किया तो साउंड थी यहां पर। जब इसने स्ट्राइक किया तो साउंड तो हर तरफ ट्रेवल करेगी ना। साउंड ने यहां से ट्रेवल करना शुरू किया, चलते 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 दीवार से टकराई, और दीवार से टकरा के वापस पहुंची इसके कान में। तो इसका मतलब क्या है कि एक डिस्टेंस जाने में कवर किया और एक डिस्टेंस आने में कवर किया। अब बताइए जाने और आने में जो इसे इको सुनाई दे रही है, वो इको आ रही है 0.4 सेकेंड्स में। तो इसका मतलब क्या है कि जाने में इसने टाइम कितना लिया होगा, 0.2 सेकेंड्स, और आने में भी कितना लिया होगा, पॉइंट, तभी तो 0.4 बनेगा। तो जाने में 0.2 सेकेंड्स और आने में 0.2 सेकेंड्स। तो अगर मैं ये देखता हूं कि इस बंदे का वॉल से, आपने जो डिस्टेंस बताना है, जो आपने हाउ फार बताना है, प्लेयर फ्रॉम द वॉल, दीवार से कितना दूर खड़ा है। तो बताइए, आपको साउंड की स्पीड पता है, v की वैल्यू पता है आपको, जो कि कितना दिया गया है, v यहां पर 330 दिया गया है, 330 मीटर पर सेकेंड। अब जब v 330 मीटर पर सेकेंड आपको दिया हुआ है, तो और टाइम जो दे रहे हैं यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है, 0.2 सेकेंड। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू वी टी। वेलोसिटी कितनी है, 330 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना लग रहा है, 0.2 सेकेंड्स। तो जब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्हाट यू विल गेट, इसकी मल्टीप्लीकेशन से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 330 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 330 मल्टीप्लाई बाय
0.2। देखिए 0.4 जो डिस्टेंस है वो इको का है। इको का मतलब क्या है, जाने और आने दोनों का डिस्टेंस है, दोनों का टाइम है। आपने सिर्फ जाने का टाइम लेना है, एक तरफ का टाइम। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 66 आएगा आंसर। तो आप बंदे का जो डिस्टेंस होगा वॉल के साथ वो कितना होगा, 66। और साउंड जो ट्रेवल कर रही होगी 66 जाने में और 66 आने में ट्रेवल कर रही होगी। तो आपके पास आंसर यहां पर आ जाएगा 66 मीटर्स। ठीक है, इसको मैं दोबारा से सेव करता हूं। इसको करते हैं क्लोज। अच्छा जी, इसके कॉलम हम 50 क्वेश्चंस आज देखेंगे। 50 जो है ना वो फिर बाद में हम चेक करेंगे। तो हमने ये देख लिया था टेनिस बॉल वाला। अब हम यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, कैलकुलेट द मास ऑफ अ बॉडी ऑन मून। आपने कैलकुलेट करना है मास ऑफ द बॉडी ऑन मून। एक ऑब्जेक्ट का मास आपने कैलकुलेट करना है ऑन द सरफेस ऑफ मून, जबकि उस बॉडी का वेट कितना आ रहा है, 960 ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर अगर 960 है तो आप ये बताइए मास ऑफ द बॉडी ऑन मून कितना होगा। अब देखिए ये इतना जबरदस्त सवाल है कि ये है अर्थ, ये है मून छोटा। अगर एक ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस किया हुआ है तो बताइए इसका वेट डब्ल्यू ज्यादा होगा, दैट विल बी मोर इफ वी आर प्लेसिंग द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द मून, क्योंकि मून का मास कम है, लिहाजा इसका वेट जो होगा वो भी इसके रिलेटिवली क्या होगा, लेस। इसका जो वेट आ रहा होगा, डब्ल्यू आ रहा होगा, वो क्या होगा, लेस होगा। इसका वेट डब्ल्यू जो होगा दैट शुड बी मोर, क्योंकि दोनों में मैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इनके मैसेस की, इसको उठा के अगर मैं चांद पर भी रखूंगा तो रहेगा तो उतना ही बड़ा ना ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि मैस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अर्थ के ऊपर मैस फाइंड आउट कर लें। तो W इज इक्वल्स टू एम जी फॉर्मूला है, तो M इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन जी आ जाएगा। तो W कितना है, वेट जो आपको दिया है 960 है, और G कितना है 10 है, तो ये आ जाएगा 9.6 किलोग्राम। अब जो आपके पास मैस 9.6 किलोग्राम आया है, ये मैस कहां पे आया है, मैस ऑन द अर्थ आया है। तो अर्थ के ऊपर अगर मैस इतना आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, यही सेम मैस आपको मून पे भी मिलेगा। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 9.6 किलोग्राम। एक मिनट, 960 है ना, और डिवाइडेड बाय 10, 960 डिवाइडेड बाय 10 ऑन अर्थ, 960 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 96 आएगा ना, 960 डिवाइड बाय 10, तो आंसर 96 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 96 आएगा आंसर। तो बेटा इसका आंसर 42 का आंसर होगा ए। 42 को देखिए तो 42 का आंसर है ए। अब 43 देखिए, द ग्राफ रिप्रेजेंट द जर्नी ऑफ द कार, व्हाट डिस्टेंस डज द कार ट्रेवल ड्यूरिंग दिस जर्नी। गाड़ी ने कितना फासला कवर किया इस जर्नी में। तो आप ये जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है फॉर स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द लाइन। तो मुझे ये एरिया को फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट, ऐसा ही होता है। तो हाफ तो ऐसे ही रहेगा। बताइए बेस कितना है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो ये 30 है। और हाइट कितनी है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो कि 20 है। तो बताइए 2 1 2, 2 10 20, तो 30 10 300 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। तो यार आंसर वुड बी 300 मीटर। तो बी आंसर होगा 43 का। 43 का आंसर बी है। अब देखें इससे आगे चलिए, अ मैन क्रॉस द रोड 8 मीटर वाइड एट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक बंदा जो है, ये वाला बंदा ऊपर से दिखा रहे हैं, ये 8 मीटर की रोड को क्रॉस करता है, जबकि इसकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी रहती है, 2 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 8 मीटर।
तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस दैट रोड, तो आपने टी फाइंड आउट करना। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू वी टी। तो टी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एस अपॉन वी। अब बताइए एस डिस्टेंस किसके बराबर है, डिस्टेंस जो है वो 8 है और उसकी स्पीड कितनी है, 2 है। तो ये 4 सेकेंड्स लेगा, टाइम जो आएगा वो कितनी देर में क्रॉस होगा, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड का मतलब क्या है, 1 सेकेंड में 2 मीटर का डिस्टेंस है। तो पहले सेकेंड में 2 हुआ, दूसरे सेकेंड में 4 हुआ, तीसरे सेकेंड में 6 हुआ, चौथे सेकंड में 8। तो देखिए 8 मीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो टाइम जो है वो 4 सेकेंड्स आने का मतलब क्या है कि आंसर वुड बी 4 सेकेंड्स। 45 देखें, व्हेन अ रॉकेट टेक्स ऑफ, जब एक रॉकेट उड़ता है, ऊपर की तरफ उठता है, ऑफ द मोशन ऑफ द रॉकेट एंड बर्निंग गैसेस, तो रॉकेट की मोशन यानी कि रॉकेट जो है वो ऊपर, ये रॉकेट है, रॉकेट जो है वो मूव कर रहा है अपवर्ड्स, और जो गैसेस आ रही हैं वो कहाँ आ रही हैं, डाउनवर्ड्स आ रही हैं। तो बताइए अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन, द टोटल, इस केस में टोटल मोमेंटम की अगर बात की जाए तो टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। क्योंकि देखिए बर्निंग से पहले, बर्निंग से पहले मोमेंटम ऑफ गैसेस भी जीरो था और रॉकेट का मोमेंटम भी क्या था, जीरो था। तो जब बर्निंग होगी, एक्शन परफॉर्म होगा, तो जिस फोर्स से गैसेस बाहर आएंगी मोमेंटम से, सेम मोमेंटम से रॉकेट जो होगा वो अपवर्ड जो है वो मूव करेगा। तो जब मैं दोनों को ऐड, देखिए टकराने से पहले भी जीरो है मोमेंटम, एक्शन के बाद भी मोमेंटम क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो नहीं चाहिए, दोनों मोमेंटम कंजर्व हो जाएंगे। यानी कि बोथ मोमेंटम, देखिए टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का मोमेंटम जो होगा वो बिफोर एंड आफ्टर दैट मस्ट बी जीरो होना चाहिए। तो आपके पास यहां पे आंसर क्या होगा, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। यानी कि टोटल मोमेंटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास क्या आ रहा होगा, जीरो आ रहा होगा। 45 का डी है, तो 45 का डी। 46 देखिए, अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ रोड, एक गाड़ी जो है वो सड़क के साथ साथ जा रही है। पहले से 10 किलोमीटर लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर, फिर और फिर यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर फिर। तो अभी बताइए 10 5 10 5, 10 10 20 और 5 5 10, यानी कि 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो चुका है पी से लेकर टी तक। कितनी देर में कवर हुआ, 90 मिनट्स। अब ये बताइए किलोमीटर डिस्टेंस एस जो है वो किलोमीटर में आ गया, टाइम टी 30 मिनट्स, लेकिन टाइम आपको मिनट्स में दे रहे हैं, जबकि यूनिट आपकी जो वेलोसिटी पूछी जा रही है, एवरेज स्पीड जो पूछी जा रही है वो किलोमीटर पर आवर में है, जबकि टाइम आपको किस में दिया हुआ है, मिनट्स में। तो फर्स्ट यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस मिनट इनटू आवर्स। तो 30 मिनट कितने घंटे के बराबर होगा, 0.5 आवर्स। तो जो 30 मिनट्स जो है दैट इज इक्वल टू 0.5 आवर्स। अब आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू एस अपॉन टी के बराबर होता है, यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 0.5। 30 को 0.5 से करेंगे तो आंसर गालिबन 60 आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 60 का मतलब क्या हो गया कि आंसर जो होगा वो यहाँ पर डी होगा। आंसर जो होगा वो आपके पास डी आ रहा होगा। तो 46 का आंसर जो है वो डी है, 46 का आंसर डी। अब 47 देखिए भाई, 47 को हम नीचे ले जाते हैं। सस्पेंशन ऑफ अ पॉलन ग्रेन, सस्पेंशन यानी कि टंग जाने को कहते हैं। जो पॉलन ग्रेन होता है, बारीक बारीक जर्रात जो होते हैं, उसका सस्पेंड, उनका हवा में टंग जाना है इन वाटर या पानी के अंदर। आपने देखना ऑब्जर्व्ड अंडर, अगर मैं माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करूं तो पॉलन ग्रेन सीम्स टू बी मूविंग इन, और तमाम वक्त आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा। और आप जानते हैं कि इसकी मोशन या मूवमेंट जो होती है वो कैसी होती है, दैट शुड बी अ रैंडम मोशन। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कौन सी, ये वाला है इसका क्वेश्चन। तो इसके अंदर पॉलन ग्रेन देखिए, ये तो हो नहीं सकते, ये भी नहीं है रैंडम, ये भी एक सर्टेन सर्कुलर डायरेक्शन के अंदर, ये आपके पास रैंडम मोशन आ रही है, आपको नहीं पता नेक्स्ट टाइम के। तो डी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन होने का मतलब क्या हो गया कि 46 का, 47 का आपके पास डी है। 48 देखिए आप,
द कैरेक्टरिस्टिक, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट टेंड्स टू रिटेन इट्स ओरिजिनल स्टेट। देखिए इसमें दो वर्ड्स होते हैं, अगर शेप आता तो ये इलास्टिसिटी हो जाती, लेकिन अभी रिगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट, तो स्टेट का मतलब क्या होगा कि यहां पे आपके पास क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक और ड्यू टू विच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स स्टेट, अपनी स्टेट को रिगेन, यानी कि अगर मैं रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट में ही रहूं, अगर मैं मोशन में हूं तो इसका मतलब क्या है कि बात किसकी हो रही है, इनर्शिया की बात हो रही है। रिगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट, रिटेन है ये, यानी कि अपनी स्टेट को लिए रखे, तो योर आंसर वुड बी इनर्शिया। तो 48 का सी देखिए भाई, 48 का सी। अब 49 देखिए, स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय हैंगिंग अ पीस ऑफ मेटल, एक पीस मेटल को इससे लटका के स्ट्रेच कर दिया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द गिवन फोर्स दैट स्ट्रेचेस द स्प्रिंग। बताइए किसी चीज के ऊपर अगर फोर्स लगे और वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट या उस चीज को स्ट्रेच कर दे, तो उस फोर्स को हम वैसे तो कहते हैं स्ट्रेस फोर्स कहलाती है, लेकिन यहां पे अगर मैं वो फोर्स चेक करने के लिए जाऊं तो वो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगी, इस मेटल का क्या होगा, वेट होगा, जो इस स्प्रिंग को क्या कर रहा होगा, स्ट्रेच कर रहा होगा। तो बताइए उसको मैं प्रेशर भी नहीं कर सकता, मैथ भी नहीं कर सकता, वेट। तो आपके पास क्या कहलाएगा, इसका आंसर क्या होगा, वेट। प्रेशर हम नहीं कहेंगे क्योंकि प्रेशर के लिए स्पेसिफिक वर्ड स्ट्रेस यूज करना चाहिए था, खाली प्रेशर के लिए कभी जरूरी तो नहीं है कि प्रेशर स्ट्रेस ही प्रोड्यूस करे, तो यहाँ पे वर्ड स्ट्रेस आता है या फिर वेट आता, तो चूंकि इन्होंने स्ट्रेस नहीं लिखा है लिहाजा वेट वो फोर्स है रिस्पॉन्सिबल विच। और देखें सबसे अहम और बड़ी चीज यह है कि यहाँ पे आ गए गिवन टू द फोर्स, आप उस फोर्स को क्या नाम देंगे, तो यहाँ पे पूछ ही फोर्स के मुतालिक रहा है, तो इसका आंसर डी होगा 49 का। तो 49 का आंसर डी है। और 50 देख लें लास्ट, देखें भाई 50 में क्या है, देखें भाई 50, द ग्राफ शोज हाउ स्पीड ऑफ अ कार चेंजेस विद टाइम, के वक्त के साथ स्पीड कैसे चेंज होती है, ये शो कर रहा है। स्पीड पहले पी थी, इंक्रीज होते होते क्यू में आ गई है, तो बताइए स्पीड जो है वो इंक्रीज हुई है, ये थोड़ा सा स्पीड जो है वो बढ़ी है। अब आपसे क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द डिस्टेंस, बताओ क्या चीज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ टाइम देगी, बताइए क्या लेंथ देगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ टाइम, नहीं लेंथ तो देगी नहीं। एरिया होता है आपके पास, आप जानते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टाइम बाय द लाइन हमेशा किस चीज से रिप्रेजेंट कर जाता है, एरिया अंडर द लाइन या एरिया अंडर द कर्व, तो ये आपके पास टोटल कवर्ड डिस्टेंस देगा, तो एरिया ओपी क्यू आर, तो हमारे पास आंसर जो होगा वो क्या होगा, ओपी क्यू आर एरिया, यानी कि 50 का आंसर जो होगा वो आपके पास क्या होगा, बी होगा। तो आज इस वीडियो को हम यहीं तक रोकते हैं, नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर हम इसको कंटिन्यू करके 50 फर्दर बना के इसको खत्म करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।